हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम ना बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे जो बीच बीच में छोटी छोटी टर्म्स है। मोबिलिटी हो गया, टेम्परेचर का डिपेंडेंस हो गया, है ना। ये सारी बातें हम आज बात करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। इससे पहले तक हम क्या क्या जान चुके हैं। हमें ये पता है करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू में Q बाय में T। हमें ये पता है कि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VD इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय m। हमें पता है कि यहां से हमने ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ किया था, याद है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ L अपॉन में A, रॉ L अपॉन में A। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब जो हमारे पास है वो ये है, अब जो हमारे पास है वो ये है कि सबसे पहले हम एक बेसिक बात जानते हैं कि आज हमें मेनली जानना क्या है। आज हमें देखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। पर उससे पहले एक और चीज देखते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर on average relaxation time। बेटा ये तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा बहुत तो याद होगा, कुछ तो याद होगा, ठीक है। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कंडक्टर के अंदर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये चल रहा है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ये मान लो एक कोई भी पॉजिटिव एटम था, ये भी कोई पॉजिटिव एटम था। अगर एक कॉपर की तार होगी तो कॉपर के एटम भी तो होंगे ना बीच में, हाँ। तो अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा के इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब वो इस पे भी टकराएगा और इस पे भी टकराएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कोलिजन। क्या होगा, कोलिजन, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, देखो दो कोलिजन के बीच का, दो कोलिजन के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कितना उसे एक एंड से दूसरे एंड में लग रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है वीडी से। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा, वी नो दैट वीडी इज इक्वल टू में ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, है ना। ये तो फॉर्मूला हमें पता है नॉर्मली, ये तो हमें टाउ का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तुम्हें माहौल समझ में आ गया ना क्या चल रहा है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से पता है क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। अरे लाला, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होती है। व्हाट इज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज लाइक जो जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, उस टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, हाँ या ना। अभी देखो इस कमरे में क्या है, गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। कारण क्या है, उनके पास एनर्जी है, थर्मल एनर्जी भी है उनके पास, हाँ या ना। टेम्परेचर और बढ़ा दूंगा तो वो गैस के पार्टिकल और जल्दी जल्दी घूमेंगे, उनके पास ज्यादा एनर्जी है। तभी तो तुम्हारे घर के चावल जलते हैं, और जो वो जले हुए चावल हैं उनके पास गर्म एनर्जी, हीट बहुत ज्यादा है, तो वो दूर तक जाते हैं और पड़ोसियों के घर तक जाते हैं कि हाँ इनके चावल जले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, थर्मल एनर्जी उसके पास, उतनी ज्यादा क्या होगी, थर्मल एनर्जी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बड़ा लिख ले थोड़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी
अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन विल मूव फास्टर, इलेक्ट्रॉन विल मूव फास्टर। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो उसका रैंडम मोशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तो एनर्जी आ गई साले के पास, अब तो और ज्यादा मोशन होगा उसका। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका थर्मल एनर्जी बढ़ गई, और थर्मल एनर्जी बढ़ने से थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन विल मूव फास्टर। इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, एक कोने से दूसरे कोने पे वो जल्दी पहुंच जाएगा, एक कोने से दूसरे कोने पे वो जल्दी पहुंच जाएगा। और जल्दी पहुंच जाएगा मतलब कि कहने का मतलब क्या है, पहले देखो यहां से यहां टकरा के जा रहा था इलेक्ट्रॉन, जी 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 यहां टकरा गया, लेकिन जब एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई, अब वो जल्दी जाएगा, जी टकरा गया ना जल्दी, यानी टाइम क्या हो गया कोलिजन के बीच का, कम हो गया, हाँ या ना। हेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव फास्टर, हेंस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया बच्चा, तो क्या मैं यहां से ये कंक्लूजन बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से ये वाला कंक्लूजन बोल सकता हूं कि नोट, बेटा ध्यान देना, नोट कि टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर इज इनवर्सली, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेगा, जल्दी मूव करेगा तो एक कोने से दूसरे कोने में जल्दी पहुंचेगा, और यहां से यहां जल्दी, मतलब कोलिजन, कोलिजन उसका कोलिजन और जल्दी होगा, और कोलिजन जल्दी होगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम घट जाएगा, टाइम घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया और जल्दी कोलिजन हो रहा है, जल्दी कोलिजन हो रहा है, मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम घट रहा है, यानी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, बराबर है, कोई दिक्कत, अरे आसान है यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो एक जगह से दूसरी जगह कोलिजन उसका जल्दी होगा, जल्दी कोलिजन होगा मतलब फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा, टाइम क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का समय ना, अब जल्दी टकरा जाएगा तो टाइम घट गया ना, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन, इसको फटाफट नोट करो और आगे बढ़ रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो ऑन कर दी ना मैंने, अभी अभी करी, यस यस यस, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं हाउ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी of resistance and resistivity on temperature, on temperature। तो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक तरफ हम रेजिस्टेंस करेंगे, एक तरफ हम रेजिस्टिविटी करेंगे, दोनों साथ में कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, क्या है, तो दोनों तरफ कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस, और एक तरफ हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, बराबर है, हाँ है ना। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये वोल्टेज है V, और ये प्लस माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहां पे भी हमारे पास एक कंडक्टर है, अरे मूर्खों बात समझ में आ रही है, बुद्धि है नहीं तुम्हारे अंदर है, बोलो हाँ, बोल लो भाई, हाँ हाँ शाबाश, एक ने बोला एक ने नहीं बोला, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूं, इधर मैं रेजिस्टिविटी बता रहा हूं। देखो
डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ऑन टेम्परेचर देखो, हम सभी जानते हैं, पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताता हूं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम सभी को पता है, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए होता है। आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है क्या? रेजिस्टिविटी, अरे भाई याद कर, याद कर, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। कल करवाया था, याद होगा, मैंने कहा था रॉ याद कर लेना, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रॉ इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। पता है और दिन क्या होता था? मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। मैंने जब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1-1.5 महीना होने वाला है, मैं जो भी 2 महीना जो भी है, ये जो हमारी ना जस्ट ये फोन के जस्ट अगर मैं बोलूँ, इस फोन से इतनी हाइट पे पंखा लगा हुआ है। तो वो पंखा ना मैं 2 पे चलाता था, 2 पे चलाने का 2 या 3 पे चलाता था मैं। उसका कारण ये था कि नॉइज आती थी। तो आज मैंने उसको फुल कर रखा है। तो तुम मुझे बताना कि भैया हाँ नॉइज आ रही है या नॉइज नहीं आ रही है या नॉर्मल है पहले की तरह है, हाँ या ना? हालांकि इसके अंदर माइक के अंदर नॉइज कैंसिलेशन है पर इतना ज्यादा भी नहीं है क्योंकि ये तेज आवाज कर रहा है। तो तुम मुझे बताना क्या बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है या पहले के कंपैरिजन में हल्का कुछ है पर चल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं लेकिन बोल तेज रहा हूं इसके चक्कर में, बराबर है ना? हाँ या ना? मेरे को बता देना, फीडबैक दे देना, वरना इसको मैं कम कर दूंगा, गर्मी लगती है फिर बहुत ज्यादा, ठीक है ना? एसी लगा दो भैया, नीचे लगा रखे, वैसी हालत खराब हो रही मेरी, देखो बराबर है। तो रॉ क्या है? एम एन ई स्क्वायर टाउ, एम एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ये रॉ का फॉर्मूला होता है। कितने लगाए बेटा? एक बिल्डिंग में 3 लगा दे, 4 लगा दे, कितने लगाए बताओ? है ना? रॉ इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब यहां से हम जानते हैं ये रॉ का फॉर्मूला है। अगर रेजिस्टेंस की जगह में रॉ का फॉर्मूला पुट करूं तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रॉ क्या है? एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन में ए, यही होता है, हाँ या ना? तुम्हें क्या यहां से जिंदा नहीं दिख रहा है? पहले अब मैं रेजिस्टेंस की बात करने जा रहा हूं। क्या तुम्हें दिख रहा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। देखो टाउ, अरे देखो, अरे देखो इन्हें, ये है, देखो बेटा, रेजिस्टेंस टाउ देखो भैया, ऐसे कैसे प्रोपोर्शनल है? ऐसे तो रेजिस्टेंस मास के भी प्रोपोर्शनल है, एल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अबे चौथी फेल, एक बात बता, मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा, लेंथ तूने वायर की कांस्टेंट ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो गया, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तूने रॉड बनाई तो कांस्टेंट हो गया, ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया, बचा क्या? टाइम। बचा क्या? टाइम। टाउ ही तो बचा, तो ये सारा वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, टाउ ही तो बच रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इफ इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट, क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया 1। अब मैं तेरे को एक बात बताने जा रहा हूं। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? अभी अभी करा था, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये करा था हमने कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अभी अभी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। इसको सेकंड बोल दूं? अरे रे 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 रे, बराबर है। तो फ्रॉम वन एंड टू क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो टाउ के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर टेम्परेचर के देखो 1 अपॉन टाउ की जगह मैं टी भी लिख सकता हूं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहां से क्या मैं ये कंक्लूजन बोल सकता हूं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी? अरे हाँ या ना? ये इसके इनवर्सली है, ये इनवर्सली के इसके टी के है, तो डायरेक्टली नहीं हो गया टी के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, हाँ या ना? हाँ, मतलब क्या है, अगर किसी तार के अंदर अगर किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर है। और सिमिलरली यहां पे भी है कि रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, इसे मैंने बोल दिया 1। एंड वी नो दैट इंक डाल लूं इसके अंदर। एक तो आलस का मारा मैं, है ना? किसका मारा बेटा? आलस का। अभी खोल के डालता हूं इंक इसमें, है ना? वी नो दैट
temperature is inversely proportional to tau. There is second equation. If resistivity is inversely proportional to average relaxation time and average relaxation time is inversely proportional to temperature, so we can conclude that, क्या बात है भाई, अंग्रेजी है, अंग्रेजी, इंग्लिश from 1 and 2, क्या बोल सकता हूं मैं, rho is inversely proportional to 1 upon tau, but 1 upon tau is directly proportional to t. तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, rho is directly proportional to t. तो बेटा चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी हो, दोनों टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे आता है कुछ ग्राफ, क्या आता है, ग्राफ। अब ग्राफ कैसे खेलेंगे, देखो ग्राफ कैसे खेलेंगे, कैसे बनाना है हमें, ध्यान से मेरी बात को सुनो। पहले ये ना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, 5 4 3, मैं लिख देता हूं यहां पे, on increasing resistance, sorry, temperature, resistance also increases and vice versa। बेटा vice versa समझते हो ना, उल्टा, अगर घटाओगे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस घटेगा। on increasing temperature resistivity increases and vice versa। बरसो रे मेगा मेगा बरसो, बराबर है बेटा, क्लियर है, हाँ है ना। गाना सुनोगे बेटा नहीं सुनना भैया, नहीं, ठीक ठीक, मत सुनो यार, ठीक है बेटा, जल्दी चल रहा है ना ये, हाँ चल रहा है। आओ बेटे, मेरे को बता देना कि भैया नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है ना, कोई काम का नहीं आपका माइक है ना, कोई कैंसिलेशन कुछ नहीं कर रहा है, साला नॉइज है ना, बता देना मेरे को, है ना, कल से पंखा बंद कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूं, ये नोट कर लिया ना आपने गाइस, यू ब्यूटीफुल गाइस, या देखो, और बताओ, सब बढ़िया बेटा, सब बढ़िया बेटा, मैं भी ठीक हूं ठीक है भैया। देखो अब मैं ग्राफ की बात करता हूं, वो आपसे कभी कभी कह देगा ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस, ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस, मान लो उसने बोल दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये एक नंबर में कह देगा, वो एमसीक्यू जो आते हैं उनमें ग्राफ बोल देगा कुछ भी। तो बेटा वी नो दैट, आप जानते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, अभी अभी आपने किया था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे जाता है, एक तरफ हो गया आर, एक तरफ हो गया टाउ, एक तरफ हो गया आर, एक तरफ हो गया टाउ, बराबर है ना। अगर टाउ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, टाउ घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बराबर है। सिमिलरली बेटा यहां पे भी आपको कह देगा ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी रेजिस्टिविटी वर्सेस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बेटा रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, अभी अभी आपने लिखा है कॉपी में, अभी लिखा है, अभी अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, इसका भी ऐसा ही जाएगा, पता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा ही जाता है। तो ये हो गया रॉ, ये हो गया टाउ, बराबर है, हाँ है ना, ये चल भी रहा है, यस, क्लियर है, ठीक है। सेकंड आपसे क्या कह देगा, ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का ग्राफ कैसा जाता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का ग्राफ क्या जाता है, एक तरफ रेजिस्टेंस एक तरफ टेम्परेचर। देखो इसका ग्राफ ना तुम स्ट्रेट नहीं भेज सकते, स्ट्रेट भेजने का मतलब क्या है, स्ट्रेट भेजने का मतलब क्या है
कि टेम्परेचर बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अरे रेजिस्टेंस एक हद तक ही तो बढ़ सकता है। अरे कोलिजन भी तो एक हद तक ही बढ़ सकता है, एक हद तक ही तो पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है, एक लिमिट तक ही तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आयंस मौजूद है, हाँ या ना? हाँ। तो इसका ग्राफ ऐसा जाता है कि शुरुआत में ऐसे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, पर एक टाइम के बाद वो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा कि टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो पर रेजिस्टेंस में उतना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, हाँ या ना? ऐसा। बराबर है, ठीक है। और इसका भी बेटा ऐसा ही होता है, ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। हाँ हाँ, इंक डाल रहा हूं, अभी डाल रहा हूं। आलस यार। रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी बेटा। रॉ और टेम्परेचर बराबर है, हाँ है ना? तो ये नोट कर लो फटाफट से। ये था हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, बराबर है, हाँ है ना? इसको नोट कर लो बेटा, वेरी गुड, नोट कर लो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओके बेटे, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आगे का। अब क्या है, क्या है? अब हम देखने जा रहे हैं इसको ना यार, एक बार ना दोबारा एक बार रिवाइज भी कर लेना, है ना? रिवाइज कर लिया करो यार, रिवीजन बहुत जरूरी है ना यार। कितना बार बोलूं, कितना बार नहीं, कितनी बार बोलूं। देखो, अब हमारे पास, तुम्हारे पास एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, मैं जानता हूं आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पक्का आ रहा है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भैया आपने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, पर कितनी? सवाल समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि एक तार है, इस तार के अंदर करंट जा रहा है, करंट जा नहीं रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं रेजिस्टेंस बढ़ गया, पर आपको कैसे पता 2 ओम बढ़ गया या 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया? तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, पर सवाल ये भी है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है। यस, मैं समझ गया, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि भैया कोई फॉर्मूला वॉर्मूला हो जाए। हाँ, तो बस बस वही है, वही है। देखो देखो रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इक्वेशन या डिपेंडेंसी लिख दो। बेटे देखो, अगर हमारे पास, मैंने ऑन भी कर रखा है भाई साहब, मैं सदमा आ जाएगा। यस, अगर हमारे पास एक तार है, एक तार है हमारे पास, एक वायर है, ये रही, इस वायर की जो लेंथ है वो लेट सपोज एल है, वायर की जो लेंथ है वो एल है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1। रेजिस्टेंस कितना है? R1। रेजिस्टेंस कितना है? R1। और यहां पे जो टेम्परेचर है वो है T1। टेम्परेचर कितना है? T1। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब यार देखो यार, तुमने, मैं जानता हूं 11th क्लास में पढ़ा है कि क्या पढ़ा है तुमने? अरे लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, एरिया बढ़ता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतना डेप्थ में मत जाओ, वो बहुत बारीकी के लिए है, इतना डेप्थ में मत जाओ। अरे भाई ऐसा है ना, ये तेरी कॉपर की तार है, अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, 30 करने पे ये चौड़ी नहीं हो जाएगी, बड़ी नहीं हो जाएगी। बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर का चेंज करोगे तो जाके उसके एरिया में, लेंथ में चेंज आता है, हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो ये उसका एरिया रहा ए, उसकी लेंथ रही एल,
पर टेम्परेचर मैंने कर दिया T2, टेम्परेचर T2 हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया R2, रेजिस्टेंस क्या हो गया R2। अब रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R1, तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R2 इज इक्वल्स टू में R1, बोलो हाँ, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है, हाँ है ना। R2 इज इक्वल्स टू में R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा मैं, R2 इज इक्वल्स टू में R1 1 प्लस अल्फा T, डेल्टा T को क्या लिख सकता हूं, T2 माइनस T1, ये टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है। आपको डायरेक्ट याद करना है, कोई नहीं कैसे आया, आपको डायरेक्ट याद करना है, बराबर है, ठीक है। अब हेयर अल्फा क्या है, T तो सबको पता है टेम्परेचर है, R सबको पता है रेजिस्टेंस है। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ वायर ए कंडक्टर, बराबर है, ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर, बराबर है। तो R2 इज इक्वल टू में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो देखो R1 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये R2 इज इक्वल टू में R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T। देखो R2 क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे R2 क्या हो गया, R1 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी यार। अरे मूर्खों, अगर ऐड हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, अगर ऐड हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी। यस यस यस, तो R2 इज इक्वल टू ये बराबर है, हाँ ना, ठीक है। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी सुन लो भाई साहब, जाते जाते बहनजियों, भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वी नो दैट R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन में। तो बेटा इसकी भी रेजिस्टिविटी ρ1 होगी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ρ2, क्योंकि लेंथ एरिया वही है और लेंथ एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती भी नहीं है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो बेटा मैं यहां पे R2 की जगह क्या लिख सकता हूं, ρ2L बाय A, ρ2L बाय A इज इक्वल टू में R1 की जगह क्या लिखता हूं, ρ1L बाय A ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, L बाय A कैंसिल, तो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो बेटा वो तुमसे एक का रेजिस्टिविटी देके दूसरे की पूछे, एक का रेजिस्टेंस देके दूसरे का रेजिस्टेंस पूछे, बात एक ही है, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ उसके रूल्स, बराबर है, माँ लाइफ माँ रूल, माँ गमला माँ फूल, बराबर है ना। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी था। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, भैया सवाल हो जाए भैया, बिल्कुल सवाल हो जाए, एनसीईआरटी निकाल लो फटाफट से, बराबर है ना, इसको नोट करो, एनसीईआरटी निकाल लो, एक बहन नोट करो, एक बहन एनसीईआरटी निकालो, शाबाश शाबाश बेटा, हो गया बेटे, नोट हो गया, हाँ भाई चूरन, बराबर है, यस। अब एक सवाल है बैक एक्सरसाइज का, निकाल लो एनसीईआरटी। यू गाइस, हे गाइस, अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, ठीक है, यस। एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का, अरे क्या है ना, सवाल लिखवाने में बड़ी तकलीफ आती है, मौत आती है, इतना लंबा सवाल लिखो, है ना, हालांकि ये छोटा ही था तो मैं नहीं लिख रहा। कह रहा है तुम्हें क्वेश्चन लिखना है नोट्स में विद क्वेश्चन, यार तुम्हारे पास पता नहीं नई किताब है पुरानी किताब है, हमारे पास एनसीईआरटी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारे में 5 नहीं होगा तो 4 या 3 होगा, बराबर है, कोई होगा। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, देखो एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, आंसर 5 बैक एक्सरसाइज का, अरे मिल गया, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, यस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, एक हीटिंग एलिमेंट है, कोई वायर होगी, नाइक्रोम वायर जैसी होगी, उसका टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, 100 ओम गिवन। जिंदगी में बेटा उसको भूल जाना है लेकिन गिवन लिखना नहीं भूलना है। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 17 ओम? कह रहा है ये रेजिस्टेंस R1 कह रहा है बताओ
जब रेजिस्टेंस जो था वो 117 ओम हो गया, कितना हो गया 117 ओम, तो बताओ बताओ T2 क्या होगा, बताओ T2 बताओ T2 क्या होगा, is found to be 117. What is the temperature coefficient of the material resistor is? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल दे रखा है कितना, यानी अल्फा दे रखा है, अल्फा ओ अल्फा -14 पर डिग्री सेल्सियस है ना, अरे पर डिग्री सेल्सियस बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, अरे पाजी कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं, देखो अल्फा दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, निकालना है भाई साहब बहन जियो, अगर इस सवाल में भी तुम्हें मेरी जरूरत है तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, कर लो भाई आंसर निकाल लो, और तब तक मत हिलना जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए, हाँ है ना, यस गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर करो तो सही, हाँ है ना, आओ कर लिया होगा तुम लोगों ने, वी नो दैट, क्या जानते हम लोग, R2 इज इक्वल टू में R1 सॉरी R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होता है, बोलो 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 क्या हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू में R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, देखो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, अरे मूर्खों चेंज तो चेंज होता है भाई, गोल्ड तो गोल्ड हो गया, चाहे छुरी लाए चाहे छोरा लाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं टेम्परेचर को बदलने की जरूरत नहीं है, बराबर है, से यस, और वैसे भी नहीं बदल रहा था, पूछो क्यों, क्योंकि अल्फा पर डिग्री सेल्सियस है, अल्फा की वैल्यू में 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस आएगा, यहां काट के डिग्री सेल्सियस कटेगा, अरे हाँ कि ना, वैसे भी नहीं बदलना था क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो R2 कितना है, R2 है 117 भाइयों बहनों, R1 है 100 ओम, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -4, T2 कितना है, T2 तो निकालना है, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, अरे हाँ या ना, हाँ बोलो यार, ठीक है अब बोलो, ये 100 डिवाइड में भेजो, 117 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में T2 माइनस T1 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब ये 100 इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 1.17, और ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, यही तो होगा, अब ये इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.17, ये डिवाइड में आएगा तो कितना जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू में T2 माइनस 27, अरे हाँ यार बोलो यार तुम लोग यार 27 बराबर है, अब देखो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा, इसका एक बिंदु आगे खींच दूं, अरे चौधरी बोलो अकल है तुम्हारे अंदर, अबे इसकी टांग, अबे यार तुम्हें पता है ना कैसे करना है, इतना तुम लोगों को देख के दर तरस आता है बायोलॉजी वालों को देख के, देखो अरे हाँ कि ना, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है, इस एक बिंदु को देखो बेटा 17 हो गया ये, इनटू में 10 की पावर, इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर मत करो, ये हो गया 1.7, एक बिंदु आगे खींच रहा हूं, इनटू में 10 की पावर -1 हो जाएगा ना, एक आगे खींच रहा हूं -1 हो जाएगा, हाँ है ना, नीचे बचेगा 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू T2 माइनस 27, तो 1.7 से 1.7 कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये 1000 ऊपर आएगा, 10 की पावर 4 ऊपर आएगा, तो 10 की पावर -1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, हाँ कि ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस 27, T2 कितना आ गया, 10 की पावर 3 बचेगा, 10 की पावर 3 और 27 इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, अरे -27 इज इक्वल टू 1000, हाँ है ना, तो T2 क्या हो जाएगा 1000 प्लस 27, T2 आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस आएगा ये क्योंकि टेम्परेचर तुमने डिग्री सेल्सियस में रखा था, बोलो हाँ कि ना, है ना, ठीक है, ऑन है ये, यस यस गाइज, यस रिलैक्स गाइज, दिस इज ऑन, बराबर है, और बोलो, अब इसके बाद एक और सवाल है, इसके बाद ना एक और सवाल है, वो कौन सा है, वो है 7वां सवाल है, पुरानी किताब में 7वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है पुरानी किताब में, इसको भी नोट्स में करना है, नोट्स में विद क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस, देख लो, अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट टेम्परेचर इतना, रेजिस्टेंस इतना इतना,
आपको अल्फा निकालना है इस सवाल में। क्या निकालना है? अल्फा। मैं नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी नोट्स में करना है। सिल्वर वायर करके लिखा हुआ है, सिल्वर वायर। चेक करूंगा होमवर्क में, अभी चेक करूंगा, जैसे नोट्स भेजोगे ना ऐसे मैं रैप्टा मारूंगा। बराबर है? हाँ है ना? तो ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास टॉपिक है, पानी पी लूं मैं? यस यस, कैन आई ड्रिंक वाटर? यस भैया, पहले तक पी लेते हैं, भूल जाता हूँ। देखो बराबर है। अगला हमारे पास टॉपिक है मोबिलिटी। यहां से पता है सवाल सिंपल भी आ सकता है, और बच्चा ना, देखो मैं बताता हूं, हम्म हम्म मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या होता है ना सीन, सीन ये होता है बेटा, ये होता है सीन। बराबर है? हाँ ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज। थोड़ा अंग्रेजी छोड़ा, देखो, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये रहा हमारे पास कंडक्टर, कंडक्टर, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये बैटरी है, ये हमारे पास कंडक्टर है, ये बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज है V, इधर प्लस और इधर क्या है? माइनस। इधर प्लस इधर क्या है? माइनस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आमी कहना चाह रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। हाँ भैया समझ गए, हाँ समझ गए ना, ठीक है। अगर ये प्लस, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर क्या है? प्लस। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस से माइनस की तरफ, क्या जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इस बारे में बात कर रखी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे मैं इसका संक्षिप्त में आपको डायग्राम दिखाता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बराबर है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर को जा रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सो व्हाट इज मोबिलिटी? व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में, अपोजिट दिशा में ही जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन अपोजिट दिशा में ही जाएगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है साले पे, तो पॉजिटिव की तरफ ही भागेगा। भाई इतना भी समझ में नहीं आ रहा है ना? आज ही छोड़ दो पढ़ाई लिखाई भैंस की टांग, है ना? पैसे तो बचेंगे, है ना? कुछ थोड़े बहुत पैसे तो बचेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो ये बात है। बराबर है? ठीक है, बकायदी ना करो मेरे साथ, बराबर है? ठीक है। तो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी is equals to drift velocity, drift velocity per unit electric field, रेशियो होता है। देखो, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम, कोई मीडियम होगा, इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है उसे मोबिलिटी कहते हैं। कहने के लिए आसान है ये जब छोटे, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर मैं तुमसे बोलूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तुम कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम, ठीक है, ये तुम्हें याद रहेगा क्योंकि बड़ी चीज है। ये क्या है? बड़ी चीज है। आप कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। मोबिलिटी याद नहीं रहेगा। मैं तुम्हें इसका ना नीट का सवाल दिखाऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड पर पूछा था। पूछने का कारण क्या था? क्योंकि मोबिलिटी एक छोटी सी चीज है, बच्चा याद ही नहीं रखेगा, बच्चा याद ही नहीं रखेगा, भूल भी जाएगा कि मोबिलिटी म्यू इज इक्वल, मोबिलिटी इट इज नोटेड बाय म्यू, इट इज, मैं साले ऊपर लिख ले, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, बराबर है? तो ये मोबिलिटी हो जाएगा म्यू
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, vd डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E। तो ये हो गया फॉर्मूला। ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती है यार, जैसे कल आएगा करंट डेंसिटी, वो भी याद नहीं रहेगा, छोटी बातें हैं, हाँ है ना, परसों आएगा मतलब। अभी तो मैं बोल रहा हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि ना हम लोग इस संडे, मतलब सैटरडे को तो आपकी आज वीरवार है, सैटरडे को आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, है ना। संडे को भी फिजिक्स रखूंगा मैं, संडे को भी फिजिक्स पक्का, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं अगर मैंने संडे को आपकी फिजिक्स क्लास नहीं ली, चाहे मेरे को कहीं से भी टाइम निकालना पड़े, नहीं यार एक मिनट, संडे को मेरा एग्जाम भी तो है, कोशिश करूंगा मैं सैटरडे, फिर मंडे को मैं आपकी फिजिक्स की लूंगा, और ट्यूसडे को तो फिजिक्स होता ही है, ताकि थोड़ा सा हम बराबर आ जाएंगे, है ना। उसका वहां पे वो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, कौन सा, 1-2 लेक्चर रह रहे हैं उसके, है ना। उस चैप्टर को खत्म करते ही मैं फिजिक्स की ना 2-3 क्लास रेगुलर लूंगा, ताकि ये भी हमारा खत्म हो जाए और फिर हम अपना नॉर्मल पेस पे आ जाएंगे, बराबर है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, कंटेंट बिल्कुल सेम है। हाँ, ये उन्हें मैंने पहले पढ़ा दिया था, आपको मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। कारण क्या है, मेरे को ये लगा कि इसको बाद में पढ़ाया जाना चाहिए था, तो आपको मैंने सीक्वेंस से पढ़ाया, उनको मैंने पहले पढ़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंटेंट सेम है, हाँ है ना। कायदे से पढ़ाना बाद में जाना चाहिए था, बराबर है, ठीक है। तो ये बात है। तो म्यू इक्वल टू वीडी बाय ई। अब यूनिट ऑफ म्यू, बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये मत बोल देना अब, फोर्स पर यूनिट चार्ज Q, F बाई क्यू, फोर्स न्यूटन मत बोल देना, न्यूटन नहीं बोलोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये वाली बोलनी पड़ेगी। V इज इक्वल टू ईडी, याद है, अरे V इज इक्वल टू ईडी, तो V E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी। V क्या होता है, वोल्ट, और D क्या होता है, मीटर, तो आपको बोलना पड़ेगा वोल्ट पर मीटर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर भी याद रखना, याद रखो इन बातों को। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक तो वोल्ट पर मीटर, और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, याद रखो इन्हें। तो ये मीटर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, अरे वोल्ट भी ऊपर आएगा ना, माइनस हो जाएगा, पर सेकंड तो माइनस है ही, बराबर है। तो ये इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन इसका खुद निकाल लो, बराबर है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, मोबिलिटी, क्या होता है, मोबिलिटी, बराबर है। नोट कर लिया ना, ये इसे लिख लो, मिटा रहा हूं, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हमारे पास मोबिलिटी होता है। मोबिलिटी के सवाल देख लेते हैं कैसे आते हैं, नोट करो फटाफट से। बेटे हमारे पास ना एक सवाल है, और सवाल हमारे पास ये है, सवाल को समझने से पहले, सवाल को देखने से पहले, आज मैं बिल्कुल एक बूंद पसीना, मतलब थोड़ा बहुत है, पर ऐसे ना कोई शर्ट मेरी, टी शर्ट मेरी गीली नहीं हो रखी। कारण क्या है, मैंने बताया ना पंखा फुल चल रहा है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे को बता देना नॉइज आ रही है, मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ करूंगा, है ना, ठीक है। अच्छा यार, मैं एक चीज दिमाग से निकल गया है, मैंने अभी तुम्हें मोबिलिटी का फॉर्मूला बताया ना, एक नोट बना के लिख लो, नोट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन में ई। अरे म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन में ई। वीडी की वैल्यू तुम्हें पता है ना क्या होती है, वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। तो बेटा म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे उसके नीचे लिख लो यार, मोबिलिटी के दिमाग से निकल गया मेरे यार, क्योंकि उसके बिना ही तुमसे सॉल्व नहीं होगा। अरे लिख ले भाई, रैप्टा मारूंगा खा लेंगे। म्यू इज इक्वल टू में वीडी कितना है, ई टाउ बाय एम, अपॉन में क्या है, ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, तो म्यू का एक और फॉर्मूला आ गया, ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम। नोट कर लिया, ये कर ले, 1 2 3 4 5। म्यू का एक और फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का, एक तो होता है वीडी बाय ई, एक ई टाउ बाय एम, हाँ है ना, यस 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 यस। अब बेटा हमारे पास एक सवाल है, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल को खुद ट्राई करो, बराबर है, यस। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस, आंसर एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस, ऑन कर रखा है, यस। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर अ गुड कंडक्टर when
व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीजेस, कह रहा है मोबिलिटी कैसे चेंज होगी, मोबिलिटी कैसे चेंज होगी, मोबिलिटी कैसे चेंज होगी अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। अबे निकम्मो, तुमने ट्राई भी किया, करते भी हो ट्राई, बैठे रहते हो, हाल नंबर तुम्हारे आ नहीं रहे फीस ही दे रहे हो, नंबर आ नहीं रहे लेकिन फीस दे रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्यों दे रहे हो ऐसे की टाइम। एक ये हो कि पढ़ रहे हैं तो भाई फीस दे रहे हैं, चलो बात भी है इसी टाइप में। लेकिन मैं बताऊं ना, ओवरऑल बताऊं, ठीक चल रहा है तुम्हारा, थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर, क्योंकि तुम्हारा पास ज्यादा समय है, तुम्हारा पास नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा समय है। कैसे ज्यादा समय? सोचो कितनी दूर से पहले तुम आते थे, तुम्हारा आने जाने का टाइम बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो उसमें तुम ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई पे लगा सकते हो। और बेटा अगर आपके पास जो अदर सब्जेक्ट है, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया ना, जो अगर आप ऑनलाइन बायोलॉजी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसका भी ना टाइम फिक्स करो, एक बिल्कुल टाइम फिक्स करो, आइदर MWF आइदर TTS, कि भैया MWF में या तो 7 बजे से क्लास लेनी है या TTS में 7 बजे से लेनी है। फिजिक्स के साथ मत ऐड करो, केमिस्ट्री के साथ ऐड कर लो, केमिस्ट्री हल्की होती है, समझ में आ जाती है। तो जैसे कि 5 बजे तुम स्टार्ट करते हो लेक्चर, करते करते तुम्हारे 7 बज ही जाते हैं, तो 7 बजे से करो, हैबिट बनाओ, क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि कभी भी पढ़ लेंगे, फिर तो पढ़ लिया तुमने। हैबिट बनाओ। मैं क्यों लेक्चर को ठीक 5 बजे अपलोड कर रहा हूँ, क्यों, रीजन इसके पीछे कि तुम्हारी बॉडी भैया ढल जाएगी कि नहीं भैया यही समय है, और चाहे मैं कुछ करूं ना करूं, मैं 5 बजे, जैसी 5 बजते हैं मैं देखता हूं कि आ गया, देख लिया इन्होंने, हाँ नहीं आया अभी तक क्या कर रहे हैं, टहल रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक टाइम फिक्स करो बायोलॉजी के लिए भी कि 7 बजे आइदर या 6 बजे, जो भी 6 तो नहीं कर पाओगे, 7 बजे या 8 बजे, और उस टाइम पे बिल्कुल एकदम ऐसा का टाइम, अब ऐसा नहीं रात को 10 से 11, ये समय है नहीं, है ना, एक ऐसा जो ट्यूशन का टाइम लगे, है ना, और बॉडी एकदम बैठ जाएगी आप लोगों की। अभी तक तो आपने बायोलॉजी का आधा सिलेबस भी खत्म कर दिया होगा, है ना है ना, है ही क्या बायोलॉजी में, है ना, वो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों ने 4 चैप्टर है, एक कटी गया, 3 आपने खत्म कर दिए होंगे, है ना, आप लोग उसमें होंगे, क्या नाम है उसका, डॉबरिनर वाले चैप्टर में, मेंडलीफ वाले में, डॉबरिनर, मेंडलीफ, सॉरी मेंडलीफ नहीं, मेंडल, सॉरी मेंडल, सॉरी। देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या नाम है उस चैप्टर का, तुम मत बताओ, मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, पता नहीं क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नहीं वो तो 11th में था, इसका नाम क्या है, पता नहीं क्या है। देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है ना, ये, अरे सुनो यार, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जी 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 जी, बराबर है, यस यस यस, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये बैटरी का V वोल्टेज है, ये बैटरी का क्या है, V वोल्टेज है। अब क्या है, इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस, तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तरीके से डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रॉन की VD, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इधर को मूव कर रहे हैं। अब आपसे कह रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज, कह रहा है टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, केस 1 पहला, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर को घटा दिया तो बताओ मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा आसान है, वी नो दैट मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD अपॉन में टाउ, सॉरी E, यही होता है। और VD की जगह मैं वो रख सकता हूं, म्यू इज इक्वल्स टू, में VD की जगह रख सकता हूं E टाउ बाय M, और यहाँ पे E की जगह तो E आएगा, E से E कैंसिल, तो म्यू क्या आ गया, E टाउ बाय M, ये आ गया, अरे हाँ या ना, ये आ गया। अब देखो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होगा, बट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। आंसर मिल गया होगा तुम्हें, आंसर तुम्हें अब तक समझ में आ जाना चाहिए भैया, लेकिन टेम्परेचर बताना, टाउ नहीं बताना। अरे मूर्खों, आंसर पता होना चाहिए तुम्हें, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
अरे याद है? नहीं भैया, आपने बताया था टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अरे चौथी फेल है क्या? बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है ना चूरन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखो क्या होगा, ये सेकंड, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। म्यू क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली है और ये इसकी जगह मैंने 1/t रख सकता हूं, तो यानी कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मोबिलिटी इंक्रीजेस। कोई डाउट? टेम्परेचर घटाओगे तो मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बेसिक, ये ऐसे सवाल है ना, ये साला अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुमसे सवाल हिलेगा नहीं है। क्या ही लिख लोगे इसमें। न्यूमेरिकल्स में तो क्या होता है कि गिवन दे रखा है, कुछ कुछ करके निकाल लेंगे आंसर। इसमें अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम नहीं कर सकते सवालों को। सेकंड कह रहा है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है और अप्लाइड वोल्टेज को डबल कर दिया, अप्लाइड वोल्टेज को डबल कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी पहले वोल्टेज था V, उससे बढ़ाकर क्या कर दिया 2V, हाँ या ना। लेकिन बेटा मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर E टाउ बाय M। क्या मोबिलिटी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या मोबिलिटी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। मैं तेरी बात समझ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई डी, V बाई डी। तो भैया वोल्टेज तो आ रहा है, पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाता है आगे, VD के फॉर्म के इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाता है आगे, हाँ या ना। हाँ, तो ये म्यू इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट, वोल्टेज, वोल्टेज। यानी म्यू सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या टाउ 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 पे डिपेंड कर रहा है, टाउ टेम्परेचर पे, है ना। टाउ बोले तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यस यस यू ब्यूटीफुल गाइस म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, बराबर है। हेंस देयर इज नो इफेक्ट ऑन मोबिलिटी while increasing the temperature। हाय सॉरी नो इफेक्ट ऑन मोबिलिटी, इतना ही आएगा, टेम्परेचर तो बात ही नहीं करी उसने, बराबर है, हाँ है ना। क्या तुम्हें समझ में आया? यस, यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, यस, ठीक है ना। बाकी एक 2 रुपए का ये सवाल था मोबिलिटी के ऊपर, अच्छा सवाल था जो आ रखा था, बराबर है। एक 2 रुपए का सवाल है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल है। फटाफट में सवाल लिख देता हूँ, मेरे को बहुत मौत आती है अंग्रेजी लिखने में बोर्ड पे। ठीक है बेटे, ये सवाल है, ये सवाल था नीट का, 2 रुपए का सवाल है। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला इस सवाल को, खुद ट्राई करना, कर लेना, हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, मोबिलिटी पूछ रहा है, बराबर है। यस, आज का जो आपका होमवर्क है वो आपका होमवर्क ये है कि आज वीरवार है, आपको नोट्स करने हैं यहाँ तक के, और आपको यहाँ तक के नोट्स करने हैं, और साथ में ना एक काम करना होमवर्क में, क्या करोगे होमवर्क में ना, आज का आपका होमवर्क में नोट्स कर लेना यहाँ तक के, और ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के जितने सवाल हो उतने कर लेना, बैक एक्सरसाइज के जितने सवाल हो उतने कर लेना, बराबर। 4-5 होंगे, 4-5 भी कर लोगे, बहुत है, गनीमत है, बराबर है। यस, ओके, बाय बेटा, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं कल केमिस्ट्री, बराबर है, ओके, बाय।